Mrityunjay sir and Devjani ma'am's entire LOS, I can see some very known figures जिनका वीडियो किशोर जी को मैं देख पा रहा हूँ, दामोदर जी को मैं देख पा रहा हूँ, मानस जी को मैं देख पा रहा हूँ. So all these known faces. So ऑफिसेस बंद है, शटडाउन है, बट ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऐसा लग रहा है कि दुनिया दूर नहीं है, दुनिया बहुत पास है. So thank you so much. So let's start with this session and आशा करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन सबको समझ में आ पाएगा. To cater to the larger audience, उड़िया अगर मौका दें तो उड़िया मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, my mother language. But looking at हम जिस तरह से हम सेशंस वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोग, and I believe कि आपके LOS में भी बहुत सारे लोग उड़ीसा के बाहर से भी जुड़े होंगे. So allow me to speak in हिंदी और इंग्लिश. मेरे पास एक बहुत प्यारा सा प्रेजेंटेशन है एंड जो हॉट टॉपिक है इस कहते हैं कि ये 1.5 साल 2 साल होने को आया है. एंड जब 2020 आया था, ये पैंडेमिक जब डिक्लेयर हुआ था, पूरा साल जैसे बीत गया. हम बीच बीच में सोच रहे थे ये कैलेंडर में 2020 किसने डाला था, why this 2020 comes into place. कुछ नहीं हो पाया, दुनिया खत्म है, दुनिया बंद है, घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, बिजनेस नहीं हो रहा है. मैं खुद ट्रेनिंग के प्रोफेशन में हूँ एंड मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करता था, घर में टाइम ही नहीं मिलता था घर में रहने का. एंड अब घर में इतना ज्यादा में रहने का टाइम मिलता कि मेरे को लगता है कि भगवान, ये वायरस, ये कोरोना तो जल्दी चला जाए, कोई दूसरा वायरस भी ना आए, कोई ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन ना हो, भगवान करे जल्दी जल्दी सब नॉर्मलाइज हो जाए. बट ये भी बता दूं कि इन्हीं सारे सिचुएशन में ये जो कोरोना का सिचुएशन आया, जहां पे चैलेंजेस है वहां पे अपॉर्चुनिटीज है. सो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आया कि हम डिजिटली हम अपने एक साथ हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं. आज अगर देखा जाए कि वी आर एट वन प्लेस कनेक्टिंग विथ ईच अदर. मे बी बहुत से लोग आज बालासोर से भी होंगे, भुवनेश्वर से भी होंगे, पुरी से भी होंगे, एंड different parts of Odisha, and maybe people outside Odisha also, and we all are connected same time at same place at same platform. So ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड जहां तक बिजनेस की अगर बात की जाए, किसी भी बिजनेस की अगर आप देखें, कोई भी जो छोटे मोटे बिजनेस होता था, जो जहां पे सबसे ज्यादा हम लोग का दिक्कत आता था कि ये पैंडेमिक हो गया, शटडाउन हो गया, तो वो बिजनेस खत्म ही हो जाएगा, उनकी रोजगार जो है वो चला जाएगा. लेकिन आज आप देखें कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लगभग जितने छोटे बड़े जितने भी बिजनेस ऑपरेटिंग एंड डूइंग बिजनेस इन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी तरीके से बिजनेस हो रहा है. मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपका मैं खुद का अपना एग्जांपल दे देता हूँ बिफोर वी स्विच ऑन टू द टॉपिक. सब चीजें हम लोग देखते हैं बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म. ये जो लगभग ये उड़ीसा जो लास्ट 2 महीने 2.5 महीने से ये जो लॉकडाउन हुआ है, सो सलून वगैरह सब बंद है, तो मेरे को बाल काटने का कोई मौका ही नहीं था. एंड अगर आप मेरे को 5-10 दिन पहले अगर मेरे को, मैं जानबूझ के अपना वीडियो ऑफ करके मैं दिख ही रहा था. एंड हालांकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे या फेसबुक में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे, बट इतना पता भी नहीं था कि एक एक मल्टी स्पेशलिटी सलून जो हम लोग जाते थे वहां पे बाल वगैरह काटने के लिए, द मल्टी स्पेशलिटी सलून इज अवेलेबल ऑनलाइन. वो घर आते हैं, सेम एक्सपीरियंस हमको देते हैं. मैं अपने एसी रूम में, जो मेरे घर में अलाउ नहीं कर रहे थे कि बाल काटेगा तो एसी रूम में इतना वो गंदगी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्राह्मण फैमिली है, तो मैं सब कुछ झगड़ा करके, नहीं नहीं बाल काटना है, गर्मी है तो एसी रूम में, एंड दे विल क्लीन इट ऑफ एवरीथिंग. बिलीव मी, इतना पैसा है, ठीक है, 200-250 रुपए लिया, बट आई गॉट द फीलिंग ऑफ द एंटायर मल्टी स्पेशलिटी सलून जहां पे मैं जाता था बाल वगैरह काटने के लिए. आई गॉट द सेम फीलिंग. बहुत प्यारा सा सर्विस है, एवरीथिंग डोर स्टेप में, बहुत जल्दी, विथ लॉट ऑफ फैसिलिटी. उसमें मेरे को लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलता है, जब मेरे को दोबारा कोई चीज करेगा तो मेरे को वो बेनिफिट. सो मैं एक एग्जांपल दे रहा था सलून का. एंड आज देखें कि हर कोई चीज, हर दूसरा चीज आपको
वेजिटेबल भी लेना है, मार्केट भी अगर आप चाहे तो जा सकते हैं, नहीं भी चाहे आपके घर में आके पहुंच जाएगा, ग्रोसरी आपके घर में पहुंच जाएगा, हर दूसरा चीज आपको मिल जाएगा। एंड क्या हम लोग अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, हमारा सिस्टम ही इतना स्ट्रांग है, हमारी होम डिलीवरी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हम डिजिटली भी बहुत अच्छी तरह से हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। चाहे तो सब कुछ हो सकता है। नाउ चाहना ना चाहना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लॉट ऑफ आइडियाज इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कैसे बिजनेस आगे बढ़ाना है, छोटे छोटे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इतने भी प्लेटफॉर्म जो हम रोज रोज जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बिजनेस बिल्ड हो सकता है बहुत तरीके। तो उसके बारे में कभी और और एक सेशन में कभी बात करेंगे। बट आज जो हम बात कर रहे थे कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आया 2 साल से, जिसके लिए हम लोग आज बंधे पड़े हैं, दिस वायरस बहुत छोटा सा चीज है। एंड ये इतना छोटा सा चीज है और इतना उद्यम रखा है। एंड दिस सिचुएशन में वैसे अगर देखा जाए, दो पहलू के ऊपर बात गेटिंग अफेक्टेड, पीपल हु आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड। नाउ अगर बहुत लोग ये सोचते हैं कि उसका भाग्य बहुत अच्छा है कि उसको कोरोना का वायरस अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका भाग्य बहुत खराब है। बट ये भाग्य का खेल नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, ये इट इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का ही एक फंक्शन है। एंड ये फंक्शन अगर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, द फंक्शन विच वी कॉल इट एज द इम्यून फंक्शन, ये अगर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, तो देन अगर बूस्टअप होके रहता है, देन वी आर फ्री फ्रॉम डिजीजेस, हम लोग निरोग रह सकते हैं। एंड एक अच्छा हेल्दीनेस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर माई पीपीटी। इसमें कुछ वीडियोस भी है। मैं आप सभी लोगों को गुजारिश करूंगा कि कोशिश करूंगा जितना इजी वे में मैं समझा पाऊं, क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसा चीज है, या इम्यून सिस्टम एक ऐसा चीज है जो एक्चुअली देखा जाए कि बहुत ही डिफिकल्ट है उसको समझाना, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। एंड इसमें बहुत सारी सेल्स एंड टिश्यूज की फंक्शनैलिटीज होती है। बहुत सारे एक नेटवर्क ऑफ सेल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है, न्यूरो फंक्शंस होते हैं, बोन मैरो होता है। सो पूरे शरीर में इसकी बहुत सारी नेटवर्किंग होती है। एंड इसको वैसे साइंटिफिकली समझाना बहुत ही मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा जितना इजी तरीके से समझा पाऊं। सो इम्यून सिस्टम एक बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमें गार्ड करता है, जो हमें शील्ड देता है, एक कवच देता है हमारे शरीर में, टू ये जो डिजीज कॉज करने वाले जो चीज है, जैसे कि ये जो एलर्जेंस हो गए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, अलग अलग तरीके के डस्ट, स्मोक, जो भी हमारे सिस्टम को अटैक करने की कोशिश करता है, तो हमारे बॉडी का वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो जो रेजिस्टेंस पावर है, वो जो फाइटिंग एबिलिटी है, वो किस तरह से काम करे। सो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एंड मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये आपके सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक तो है इम्यून सिस्टम को डेफिनेटली अगर साइंटिफिक तरीके से समझाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप चाहे तो आप लिंक कर सकते हैं, सो दैट एक लेमैन को भी समझा पाए। एंड किस तरह से कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ स्पेसिफिक लाइफस्टाइल की हैबिट्स, कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स जो होते हैं, वो किस तरह से मदद करते हैं हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए। सो आई हैव ए स्मॉल वीडियो, लेट मी फर्स्ट शेयर दिस साउंड। इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये ओवरऑल इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन सबटाइटल्स है इसमें, तो आपको देखिए, एंड उसका सबटाइटल्स इंग्लिश में लिखा हो तो आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। सो एक एक इंसाइट मिल जाएगा कि ओवरऑल इम्यून सिस्टम क्या है। सो लेट मी प्ले दिस वीडियो। एक बार खाली कंफर्म कर दे मेरे को, क्या आपको साउंड सुनाई दे रहा है वीडियो का? यू कैन रेज योर हैंड, राइट यस इन द चैट बॉक्स। अभी तो यस मैं यस सुनाई दे रहा है। ओके मैडम, थैंक यू।
ओके, सो आई बिलीव ये वीडियो जो एनिमेटेड फॉर्म में था एंड इसमें सबटाइटल्स था, ये आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा क्योंकि बहुत सिंपल सा वीडियो है। एंड इसमें द लाइन ऑफ डिफेंस, फिर किस तरह से बॉडी की एक्शन किस तरह से होता है। सेल्स की भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि फागोसाइट, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, ये सब चीजें जो है ये दीज आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। नाउ उसको और थोड़ा सा गहरे तरीके से और थोड़ा सा देखते हैं, ह्यूमन बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं, जो रोज जो कॉमन सी चीजें हैं उन चीजों को एग्जाम्पल के तौर पे लेके फिर हम इम्यून सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। नाउ अगर कभी ऐसा हुआ होगा कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपको थकावट सी होती है, आपको जॉइंट्स वगैरह पेन होता है, आपको बुखार टाइप का लगता है, आपको सर्दी होता है, रनी नोज होता है, इन सब चीजों का अगर है तो क्या है वैसे आपका को बहुत लोग ये समझते हैं कि ये एक फ्लू टेंडेंसी है, जो बुखार का टाइप का टेंडेंसी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सर्दी जुकाम टाइप का चीज है। सो कोल्ड एंड फ्लू, बहुत से ऐसे लोग हैं ये समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है या दोनों एक ही बिरादरी की है। लेकिन वैसा नहीं है। कोल्ड एंड फ्लू आर डिफरेंट थिंग्स, जो मैं लेटर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। नाउ ये अगर होता है, अगर जुकाम, खांसी, दर्द, टायर्डनेस, पेट गड़बड़ होना, इन सब चीजों में तो क्या मेरे को एंटीबायोटिक जाके किसी फार्मासिस्ट से जाके लूं या डॉक्टर से पूछूं या क्या करूं या क्या ना करूं? सो बहुत से लोगों का बहुत सारी आंसर्स हो सकते हैं। नाउ अगेन, ये अगर देखा जाए कि ये क्यों होता है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कोल्ड होता है, जो सर्दी, जुकाम जो होता है, नाउ ये एक सबसे कॉमन चीज है पूरे विश्व भर में। ये डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट डिफरेंट सीजन में सबको सर्दी जुकाम होता है। तो क्या सर्दी जुकाम कोई डिजीज नहीं है? क्या सर्दी जुकाम कोई इन्फेक्शन नहीं है? क्या सर्दी जुकाम को बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान नहीं पाता? क्या उसके लिए वैक्सीन तैयार नहीं हो पाएगा? ना, उसका जो आंसर है, ये आंसर बहुत ही सिंपल आंसर है कि ये जो सर्दी जुकाम या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करने वाले जो चीज है, ये ज्यादातर एक टाइप के वायरस होते हैं, जिस वायरस को राइनो वायरस कहा जाता है, या कॉमन कोल्ड का वायरस है जिसका नाम है राइनो वायरस। नाउ प्रॉब्लम यहां पे है कि अगर राइनो वायरस अगर एक किस्म का होता, एक वेरिएंट का होता, तो प्रोबेबली उसके लिए आपका निकल जाता। जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन निकल चुका है, जैसे अलग अलग चीजों के लिए, पोलियो के लिए वैक्सीन निकल चुका है, तो वैसे ही राइनो वायरस के लिए भी वैक्सीन निकल जाता, तो जिंदगी भर हमें सर्दी जुकाम नहीं होता। लेकिन राइनो वायरस जो होता है, इसकी जो वेरिएंट्स होती है, इसकी जो टाइप्स होती है, ये मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइनो वायरसेस होते हैं। एंड इसको ना तो बॉडी पहचान पाता है, ना बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको रोक पाता है। सो इट कम्स, इट अफेक्ट्स, वी फॉल इल। उसके लिए हम लोगों को मेडिसिन, उसके लिए हम लोगों को डॉक्टर, उसके लिए हम लोगों को इन सब चीजों का ये जरूरत पड़ता है। सो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि बहुत से ऐसे समझ रहे होंगे कि सर्दी जुकाम हर साल में करीब 2-3 बार, 4-5 बार लोगों को होता है, हमको होता है। तो क्या उसके लिए वैक्सीन नहीं होगा? तो प्रोबेबली वैक्सीन उसके लिए नहीं बन पाएगा। एंड इवन द बॉडी ऑल्सो कैनॉट प्रोड्यूस सर्टन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, जो इस पर्टिकुलर राइनो वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स को समझ सके, जान सके, उसको ये कर सके। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो में एक चीज बता रहा था कि किसी भी तरीके का अगर वायरस, बैक्टीरिया अगर अफेक्ट करता है, तो क्या होता है, उसको फाइट करने के दौरान, उससे लड़ने के दौरान, जैसे ही लड़के हमारा जो बॉडी का सेल्स है उसको हरा देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक रिपोर्ट तैयार होता है कि किस तरह से वायरस आया, किस तरह से एंटर किया, क्या क्या चीजों को अफेक्ट किया, कितना दिन तक वो जिंदा रह सकता है, एंड कैसे, कौन से एक्शन में उसको मारा गया। ये एंटायर जो उसका जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी को एक मेमोरी में कैप्चर किया जाता है, जो मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। सो जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो बोन मैरो के अंदर तैयार होते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, दो तरीके के डिफरेंट सेल्स जो बोन मैरो के अंदर से तैयार होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर बेसिकली द मेजर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये व्हाइट ब्लड सेल्स
अगेन उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, जो गले के नीचे एक ग्लैंड है थाइमस, सो ये थाइमस ग्लैंड जो है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि हम लोग डिफेंस में बच्चे लोग जैसे डिफेंस के एग्जाम पास करते हैं, फिर उनको डिफेंस एकेडमी में भेजा जाता है, एकेडमी में उनको तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एग्जैक्टली द सेम थिंग दिस थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स को ट्रेनिंग देते हैं। उनमें से कुछ ऐसे सेल्स जो होते हैं, जिसको बी सेल्स भी कहा जाता है, वो हो जाते हैं हमारे इंटेलिजेंस सेल्स कहा जाता है उसको, वो अलग काम के लिए होते हैं। एंड फिर टी सेल्स तैयार होते हैं। टी सेल्स जो होते हैं वो फाइटर सेल्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। ये ब्लड में आ जाते हैं एंड दिख जाते हैं जहां पे वायरस बैक्टीरिया, जब उनको सिग्नल दिया जाता है कि ये है वायरस, ये है बैक्टीरिया, ये है फंगस, ये है प्रॉब्लम, ये है पॉलेंस, उसको आप अटैक करो, मारो। सो ये कुछ तरीके के एक्शन होते हैं। सो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे। नाउ वायरस और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग वेरिएंट्स है, दोनों अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एंड ज्यादातर कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये जो चीजें जो हमारे शरीर में होते हैं, दैट इज बेसिकली ड्यू टू वायरस। ये वायरस अटैक होता है, जैसे कि राइनो वायरस का मैं एग्जांपल दे रहा था। एंड वायरस जो होता है, ये नॉन लिविंग पार्टिकल होता है। ये इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या करता है, ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन वायरस क्या करता है, सेल्स को अपना हम ये कह सकते हैं अपना घर बनाता है। मान लीजिए एक वायरस है, वो बॉडी के अंदर गया, वो क्या करता है, डिफरेंट सेल्स को अफेक्ट करते हुए वो सेल्स क्या हो जाएगा, वो वायरस बन जाएगा। एंड इसी तरह से वो बढ़ते हैं एंड इसी तरह से वो अफेक्ट करते हैं। वायरस कैन नॉट बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, अगर आप मेडिसिन में देखे होंगे, सो सर्दी जुकाम खांसी में कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। सो एंटीबायोटिक्स इज नॉट किलर ऑफ वायरस। वायरस को वो मार नहीं सकता। एंटीबायोटिक्स का मतलब है, ये बायोटिक्स का मतलब है बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स दिया जाता है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। सो कुछ बैड बैक्टीरिया का एक्शन जो होता है, सो वो जैसे कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, कुछ इन्फेक्शन वगैरह, बुखार चीजें आ जाना, फ्लू टेंडेंसी आना, तो वो भी कुछ बैक्टीरियल एक्शंस हो सकते हैं। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स होता है। एंटीवायरल भी होते हैं, कुछ मेडिसिन जो वायरल इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स वायरस को खत्म नहीं करते। जहां तक बैक्टीरिया की बात करें, वायरस से वो अलग होता है। बैक्टीरिया एक जीवित है, जैसे हम लोग जैसे प्लांट एनिमल्स, हम लोग जैसे सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया वैसा ही है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एंड उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो खाना भी खाता है, वो उसके अंदर एनर्जी भी आता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, वो बढ़ता है। एंड अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं, उसमें डीएनए भी होता है, वो रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन होता है। बैक्टीरियाज कैन बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होता है बैक्टीरियाज को मारता है। एंड बिकॉज उसकी जो सब्सटेंस होती है, वो की प्रोसेस, बैक्टीरिया की जो प्रोसेस होती है अफेक्ट करने का, एंटीबायोटिक्स क्या करता है, वो प्रोसेसेस को खत्म करता है। जब प्रोसेसेस को खत्म करता है, मान लीजिए मैं जब सांस लेता हूं, मेरा कोई नाक बंद कर देगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा। मैं खाना खाता हूं इसलिए मैं जिंदा रहता हूं, मेरे को कोई खाना नहीं देगा, एक दिन बचूंगा, 2 दिन बचूंगा, 3 दिन बचूंगा, एक हफ्ता बचूंगा, लेकिन उसके बाद मैं मर ही जाऊंगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट एंटीबायोटिक्स डू। एंटीबायोटिक्स एंड द प्रोसेसेस ऑफ बैक्टीरियाज मल्टीप्लिकेशन। सो वो चीजें जो ज्यादातर करते हैं। एंड बैक्टीरिया ज्यादातर सेल्स के प्रोडक्शन, सेल्स को सेल्स से अपना सारा वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, एंड फिर वो अपना प्रभाव ह्यूमन बॉडी में करते हैं। एंड लेट्स जब वायरस बैक्टीरियाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो हम वीडियो में देखे थे, उसका थोड़ा सा विस्तार वर्सन है। वायरस बैक्टीरिया हर जगह में है, हम उनके साथ रहते हैं, उनको खाते हैं, उनको पीते हैं, उनको सूंघते भी हैं, उनके साथ सोते भी हैं। सो एवरीवेयर देयर इज वायरसेस एंड बैक्टीरिया, यू कैन नॉट क्लीन एवरीथिंग। हर जगह को आप पूरी तरह से इंफेक्शन फ्री नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, लेकिन दिस वायरसेस एंड बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इनका साइज बहुत छोटा है, तो ये बड़े आसानी से वो घर के अंदर आ सकते हैं। घर
मतलब ये चार दीवारी घर नहीं, ये जो हमारा जो बॉडी है इसको मैं घर कहता हूँ। सो हमारे घर के अंदर बड़ी आसानी से ये आ सकते हैं। नाउ दो स्पेसिफिक चीजें हैं जिससे वायरस बैक्टीरिया आके वो सिस्टम को सबसे पहले अफेक्ट करते हैं। तो सिग्नल होता है हमें कि हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट है। एक तो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि सांस लेते हैं, एयर दैट वी ब्रीथ, उसके अंदर वायरस बैक्टीरियाज आते हैं, ज्यादा वायरस बैक्टीरियाज आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लड़ते लड़ते वो थक जाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं, तो वायरस बैक्टीरियाज अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो एयर की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करना, एंड खाना खाना या पानी पीना, पानी के थ्रू या खाने के थ्रू ये वायरस बैक्टीरियाज आते हैं। एंड कहाँ पे आते हैं? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। सो दो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सबसे पहले ये वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक यही दो जगह में सबसे ज्यादा होते हैं। एंड ये सिग्नल देते हैं, पेट गड़बड़ हो जाना, डायरिया होना, लूज मोशन होना, लॉस ऑफ एपिटाइट होना, उल्टी आना, दीज आर ऑल रिलेटेड टू डाइजेशन। सोर थ्रोट हो जाना, माइग्रेन, साइनसाइटिस, नाक बंद हो जाना, टॉन्सिलाइटिस होना, अस्थमा बढ़ जाना, ब्रोंकाइटिस होना, आपका लॉस ऑफ ब्रेथ हो जाना, ये सब चीजें जो होता है ये आपका रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। So virus and bacteria are everywhere. Some of them want to invade your body. How does your body defend this against viruses and bacteria? कैसे डिफेंड करता है बॉडी की डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, सो जैसे वीडियो में हम लोग देख रहे थे, अलग अलग लेवल के डिफेंस सिस्टम होते हैं। एक होता है जो हम कहते हैं कि इनेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, हमें भगवान ने हमको दे के भेजा है। हमारा स्किन, हमारी आंखों का कॉर्निया, देयर आर स्पेसिफिक टिश्यूज, हमारे शरीर के अंदर म्यूकस, ये जो चीजें हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये इनको रोकता है शरीर के अंदर आने से। स्किन पूरे एंटायर शरीर का एक कवरिंग सिस्टम होता है। म्यूकस एक स्टिकी लिक्विड टाइप का होता है जिसमें डस्ट, वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, एंड फिर उसको ये रोकते हैं या उसको शरीर के बाहर आने से होता है। नाउ अगर ये बैरियर को ओवरकम कर गए, अगर ये बैरियर को क्रॉस कर गए, अगर स्किन कट हो गया, स्किन तो है हमारा इंटैक्ट, स्किन में अगर कट हो गया तो ये एक्सपोज हो गया, स्किन ओपन हो गया, तो उसके अंदर ये आराम से घुस गए। तो पहला बैरियर जैसे क्रॉस करते हैं, फिर आता है दूसरा बैरियर, इनेट इम्यून का रिस्पॉन्स होता है, जिसमें ये जो हम वीडियो में देख रहे थे, ये फागोसाइट्स, ये जो टी सेल्स, ये जो किलर सेल्स, ये सब चीजें आ जाता है, उनको रिस्पॉन्स मिलता है, उनको इंडिकेशन मिलता है, उनको खबर मिल जाता है कि ये शरीर के अंदर आ गए हैं, ये आके बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, आपको जाके इनको खत्म करना है। तो ये जाके उनको अटैक करते हैं। फिर भी अगर इनेट रिस्पॉन्स अगर फिर भी उनसे हार मान गया, तो देन देयर इज अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये सब चीजें, जो अडैप्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हम अडैप्ट करते जा रहे हैं, हम उनको पहचानते जा रहे हैं, हम उनके साथ जीते जीते हम सीखते आ रहे हैं। तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो उसके साथ, उसको किस तरह से उसके साथ दोस्त बन के उसको मारना है। सो अलग अलग लेवल ऑफ इम्यूनिटी काम करता है। एंड बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमको सुरक्षित सुरक्षित रखता है। आज अगर मैं घर में बैठा हूँ, मैं अभी भी बाहर घूम के आया, एंड अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बुखार नहीं है, मेरे को सर्दी नहीं है, जुकाम नहीं है, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मैं भले ही बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया के साथ एक्सपोज हुआ, लेकिन मेरा इम्यूनिटी मेरे को इंटैक्ट रखा है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं हेल्दी हूँ। That is the, you should thank your immune system that it is protecting you. So चलिए बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो स्किन, म्यूकस, सिलिया, फागोसाइट्स, एक एक करके अगर रोल्स की बात करें। सो स्किन, जैसे मैं बता रहा था, स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्किन में होता क्या है? स्किन भी एक जीवित एक सिस्टम है हमारे बॉडी का। न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, डेड सेल्स के रिमूवल होता है। जो डेड सेल्स होते हैं स्किन का, वो क्या करते हैं? एक हार्ड लेयर क्रिएट करते हैं स्किन के अपर सरफेस में। डेड स्किन वो अंदर से आते हैं, वो एक डेड स्किन लेयर तैयार कर देते हैं। एंड उससे क्या होता है? ये अगेन दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया अपना मूवमेंट नहीं कर पाता, वो अपना कॉलोनी को बढ़ा नहीं सकता, बिकॉज स्किन उसका एक बैरियर बन जाता है। सिमिलरली स्किन में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो
आपका पसीना, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो स्वेट ग्लैंड्स तैयार करते हैं, आपका पसीना निकलता है। पसीना का बहुत सारे रोल्स है, लेकिन इम्यूनिटी की अगर बात करें, इसमें बहुत सारे जो स्वेट है, उसमें जो एंजाइम्स है, उसमें एंटीबायोटिक्स होता है। वो इनबॉर्न एंटीबायोटिक्स है। हम मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर भी एंटीबायोटिक्स होता है। वो उन बैक्टीरियाज को मारता है एंड शरीर से बाहर निकलता है। क्यों? जब पसीना जो होता है, क्यों पसीना एक एक बैड स्मेल देता है? बिकॉज ऑल दिस बैड बैक्टीरियाज व्हिच गेट किल्ड थ्रू दिस स्वेट, वो उसी की वजह से ये एक फाउल स्मेल आता है। सिमिलरली द ऑयल ग्लैंड, जो सेबासियस ग्लैंड होता है स्किन के अंदर, ये भी जो ऑयल सिक्रेट करते हैं, ऑयली होता है, तो ये भी एक एंटीबायोटिक, इसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरियाज को रोकता है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड फंक्शन। म्यूकस एंड सिलिया की अगर बात करें, म्यूकस स्टिकी लिक्विड होता है, वो चिपकने वाला वो लिक्विड रहता है। एंड इसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया वायरसेस को कैप्चर कर लेते हैं। ज्यादातर वायरस बैक्टीरिया को बड़े लार्ज स्केल में कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जो बड़े साइज के होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, जैसे कि जो पोलेंस हो गया, जो आपकी प्लांट से जो निकलते हैं, ये सब चीजें म्यूकस उसको चिपक देता है। एंड सीलिया जो होता है, सीलिया को मैं एग्जांपल दूंगा झाड़ू की तरह। जैसे हम लोग के घर में धूल मिट्टी होता है तो हम झाड़ू करते हैं, तो सीलिया क्या होता है, उसमें बहुत टीनी हेयर्स होते हैं। एंड ये क्या करता है, झाड़ू का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये वायरस बैक्टीरिया डस्ट को क्या करता है, इसको क्लीन ऑफ करता है, इसको झाड़ू लेके ये क्या करता है, भेज देता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है, इन सब चीजों को इसको इनएक्टिव कर देता है, इसको मार देता है। So the normal flow of mucus washes the viruses and bacteria off the mucous membranes, and cilia जो respiratory tract में होता है, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ऐसे बाल की तरह होता है छोटे छोटे, ये मूव करता है, ये जो म्यूकस है जिसमें वो वायरस बैक्टीरिया कैप्चर्ड है, उसको अलग कर देते हैं, सो दैट ये बॉडी से बाहर आ जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फागोसाइट्स, ये एक सेवरल टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, इसका बेसिक काम ये है, जो वायरस बैक्टीरिया जिस सेल को अफेक्ट कर देते हैं, जो हमारे सेल्स है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, जो सेल्स को अफेक्ट कर देते हैं, सेल्स बीमार जो पड़ जाते हैं, फागोसाइट्स क्या करता है, फागोसाइट्स आके वो सेल को ही खा जाता है। वो सेल को, क्योंकि वो अफेक्टेड सेल है, उसको खा जाता है, सो दैट बॉडी में डिजीज फॉर्मिंग चीजें ना हो। So, they seek and destroy the invaders. Some also destroy the damaged blood cells, damaged body cells, जैसे मैं अभी बता रहा था. And phagocytes are attached or are attracted by an inflammatory response of the damaged cells. Damaged cells क्या करता है, एक response देता है, दर्द होना inflammatory response, बुखार होना inflammatory response, वो response भेजता है कि I am affected, come and protect me. So then these phagocytes come and they try to kill them and खा जाते हैं उसको। सो इन्फ्लेमेशन, जैसे मैं बता रहा था, इन्फ्लेमेशन इज अ सिग्नल बाय द मास्ट सेल्स, जो एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम रिलीज करते हैं, जिस एंजाइम का नाम है हिस्टामाइन। सो हिस्टामाइन ये फ्लूइड्स फॉर्म करते हैं। अगर मैं गिर जाता हूं, अगर मेरा चोट लगता है, आप देखेंगे, अगर अच्छे से अगर देखेंगे, चोट के आसपास कुछ ऐसे फ्लूइड टाइप का फॉर्मेशन होता है। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, ये एंजाइम्स आके उस टॉक्सिन्स को, वो जो जो जहरीले चीजें हैं, उसको डाइल्यूट कर लेता है, सो दैट ये ज्यादा अफेक्ट ना करे। एंड साथ ही साथ उसको उसको हम ये कह सकते हैं, उसको जमा कर देते हैं। एंड ये जमा करने के दौरान ये स्वेलिंग फॉर्मेशन होता है। अगर कहीं चोट लग जाती है तो जो स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, दैट इज कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, दैट इज ऑल्सो ए सिग्नल ऑफ द इम्यून सिस्टम। सिमिलरली बॉडी में जब टेम्परेचर होता है, बुखार जब आता है, दैट इज ऑल्सो ए इम्यून रिस्पॉन्स। बुखार आते ही आपको इंडिकेट हो रहा है कि हमारा तबीयत खराब है। एंड बुखार होने से, जैसे वीडियो में दिख रहा था, बुखार क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत से ऐसे टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस है, ज्यादा टेम्परेचर में वो मर जाते हैं या वो अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाते हैं।
So again, this rise of temperature is also good sometimes. रोल ऑफ फीवर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ. फीवर होते ही फीवर ऑल्सो हेल्प्स दिस फाइट वायरल इन्फेक्शंस, एंड ये these are the certain roles. And why are not non-specific defenses enough? Why do we need specific defenses? क्यों हमें specific defenses की जरूरत है? चलिए specific defense system की बात करें, क्योंकि जैसे हम बता रहे थे कि level 1, level 2, level 3, level 1 पार कर गया, level 2 अगर पार कर गया, फिर specific defenses का काम आता है. ये वो डिफेंस सिस्टम है जो इम्यूनिटी को और गहरे तरीके से उसको डिफाइन करता है, एंड ये सर्टेन डिजीजेस के ऊपर ये काम करते हैं. इन स्पेसिफिक डिफेंसेस द इम्यून सिस्टम फॉर्म्स ए केमिकल मेमोरी ऑफ द इन्वेडिंग माइक्रोब. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में घुसा है उसका पूरा हिस्ट्री कैप्चर करता है, उसमें एक मेमोरी क्रिएट करता है, एंड दोबारा से अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया तो ये तुरंत एक्शन में आता है, उसको हरा देता है. सो देन वी फील सेफ, हम लोग उसी चीज में. एंड वो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का डिफेंस मैकेनिज्म का कुछ चीजें होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज हो गया, टी सेल्स जो कि हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, एंड जो बी सेल्स होते हैं, जो प्लाज्मा सेल्स भी कहा जाता है, ब्लड के अंदर होते हैं, प्लाज्मा को डिफाइन करता है, डीएनए को डिफाइन करता है, साथ ही साथ मेमोरी सेल्स है. एंड बी सेल्स आर आल्सो दो सेल्स जो हेल्प करता है बॉडी टू फॉर्म एंटीबॉडीज. सो एंटीबॉडीज, टी सेल्स, बी सेल्स क्या है उसको जल्दी जल्दी देखते हैं. हेल्पर टी सेल्स उसको कॉम्प्लीमेंटरी सिस्टम भी कहा जाता है बॉडी का. नाउ कॉम्प्लीमेंटरी सिस्टम का क्या मतलब क्या है कि जैसे आप कोई वार मूवी देखे होंगे, वार मूवी में सोल्जर्स जाते हैं फाइट करने के लिए. जब बहुत सारी सोल्जर्स मर भी जाते हैं तो एक अनदर बैकअप फोर्स रहता है, वो बैकअप फोर्स होते हैं, वो जाके उनको हेल्प करता है. सो हेल्पर टी सेल्स का काम है, वो रिसेप्टर पता करते हैं, एंटीजन जैसे आता है, वायरस बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं, उसको समझता है, उसको ब्रेन जब सिग्नल देता है उसको एक्सेप्ट करता है, एंड देन बी सेल डिवीजन को उसको भेजता है, एंड दिस हेल्पर टी सेल्स जो सिग्नल करता है एज इम्यून रिस्पॉन्स, एंड फिर दिस हेल्पर टी सेल्स आर डिसेबल्ड. जब उसका काम खत्म हो गया, ये हेल्प करने का काम है, रिस्पॉन्स ये न्यूरोटिक सिग्नल भेजने का काम कर दिया, जैसे ही खत्म हो गया उसका काम खत्म. बी सेल्स जो कहा जाता है कि ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एंटीबॉडीज आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो एक केमिकल कॉम्पोजिशन फॉर्म करता है, एंड ये इसका बेसिक काम है. जो शरीर के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया जो भी आते हैं, एंटीबॉडीज के पास वो स्पेसिफिक हैंडकफ होता है. पुलिस जो हैंडकफ डालते हैं ना, बांधने का जो काम करता है, तो एंटीबॉडीज क्या करता है, ये वायरस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करके उसमें चिपक जाते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं. जैसे ही आगे बढ़ने से रोक देते हैं, बी सेल्स का जो दूसरा काम है, ये सिग्नल देता है कि ऑलरेडी वी हैव कैप्चर्ड द एनिमीज. अभी क्या है, एनिमीज को घर से बाहर निकालना है या उसको मारना है. फिर ऑल दोस फाइटर सेल्स कम्स इनटू द प्लेस, ये आके उनके ऊपर अटैक करते हैं. एंड एंटीबॉडीज का जो रोल जैसे मैं बता रहा था, एंटीबॉडीज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम will bind to the antigens, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, that they are specific for, इसीलिए उसको फॉर्मेशन हुआ है. एंड एंटीबॉडीज डिसेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं, उसको डिसेबल करते हैं, उसको उसकी उसकी एक्टिविटीज को रोक देते हैं. सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा इम्यून सिस्टम में. एंटीबॉडीज प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज सारे न्यूज में आप देख रहे होंगे कि बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जरूरी है, कोरोना का वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 के लिए. सो अगेन दिस इम्यूनाइजेशन जो होता है, जो ये वैक्सीन जो दिए जाते हैं, ये क्या करता है, ये स्पेशली काम करता है एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करने के लिए, जो कि इस टाइप के वायरस बैक्टीरिया को बॉडी में फैलने से रोक दे, इसको
इसको कंट्रोल कर ले एंड फिर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको खत्म कर लेगा, जो कि किलर सेल्स का काम है। टी सेल्स, जिसको किलर सेल्स कहा जाता है, सोल्जर सेल्स भी कहते हैं, ये आके तो ये इनका काम ही है डिस्ट्रॉय करना, मारना, तीर गोली जो हम लोग वार मूवीज में देखते हैं, टी सेल्स आके सीधा उसका काम है उसको खत्म करने का। सो दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक चीजें। एंड व्हेन द इन्वेडर इज डिस्ट्रॉयड, जैसे वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हॉल्ट कर देता है, ये रोक देता है अपना काम, इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून रिस्पॉन्स चलता ही रहता है, मरा या नहीं मरा या और भेजता हूं, इसी तरह से काम चलता रहता है। फिर हेल्पर टी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को रोक देता है, इसको बोलता है कि सब काम खत्म हो गया, आपका काम अभी बंद है, कोई भी प्लाज्मा के थ्रू या कोई भी ब्लड के थ्रू और सेल्स ना भेजे, उसको रोक दें। एंड फिर जो मेमोरी टी सेल्स जो होता है ये आके उसको पूरा जांच पड़ताल करता है कि कैसे ये पहुंचा, कैसे ये अटैक किया, कैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अटैक करके उसको मारा, ये सारा चीज को कैप्चर करके मेमोरी में डाला जाता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मेमोरी भी होता है, सोल्जर्स भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी होता है, एक इंटेलिजेंस यूनिट भी होती है, सो एक ट्रेनिंग सेंटर भी होता है। सो इतनी सारी चीजें हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। बट इम्यून सिस्टम के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस, जब कफ कोल्ड बार बार होता है, सो दैट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइनो वायरसेस। जैसे मैं बता रहा था 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइनो वायरसेस जो हमें सर्दी जुकाम चीजें देता है। एंड क्यों सर्दी जुकाम होता है इसको समझाना, आई बिलीव आज के डेट में सभी लोग जानते हैं कि हम किसी भी चीज को टच करते हैं, मुंह के पास लाते हैं, तो दिस वायरस एंटर्स इनटू आवर बॉडी। पानी पीना, खाना खाना, सांस लेना, कोई आदमी अगर अफेक्टेड है वो अगर छींकता है तो उसके वायरस हमारे शरीर के अंदर भी आ सकता है। सो दिस पीपल स्नीजेस अराउंड यू, सो ये थोड़ा सा हमें देखना है। एंड कुछ सर्दी जुकाम के भी कुछ गलत नोशन है, कुछ मीथ है, ये भी जान ले कि कोल्ड एंड फ्लू आर डिफरेंट इलनेस। मैं एग्जांपल दूंगा अगले स्लाइड में। एंड ज्यादातर कोल्ड लोग ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर ठंडा हो गया तो सर्दी पकड़ लिया, रीजन कैन बी होता है, लेकिन सारा रीजन वो नहीं होता है, या बहुत ठंडा पानी पी लिया तो जुकाम हो गया, ऐसा भी नहीं है। So this is a kind of virus which affects us. So the belief comes with the medical ideas of prior countries, prior centuries, जहाँ पे ये कुछ चीजें देखे गए हैं। एंड ये भी माना जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें है कि जब एंशियंट साइंस ये कहता है कि जब मेरे को बुखार होता है, जब मेरा बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस समय क्या है, आपको खाना ना दिया जाए, बॉडी भी रेस्पॉन्ड नहीं करता, बॉडी भी खाने का मन नहीं करता। जब आपको बुखार होता है, आपको ये सारा रेस्पॉन्स है, आपके टेस्ट पता नहीं चलता, मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को कुछ पसंद नहीं है, मैं नहीं खा पाऊंगा, थोड़ा सा खाऊंगा, ब्रेड और दूध खाऊंगा, लेकिन रेगुलर खाना नहीं खा पाऊंगा, चावल दाल रोटी वगैरह ये सब चीजें नहीं हो पाती। इसका रीजन है, जब फीवर होता है यू डोंट नीड मच फूड, बिकॉज फूड क्या करता है, ये बॉडी में हीट जनरेट करता है, बॉडी में ऑलरेडी हीट है। लेकिन जब आपका बॉडी जुकाम है, जब आपका बॉडी सर्दी है, उस टाइम में फूड प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड उस टाइम में जब आप खाना खाते हैं तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी हीट प्रोडक्शन होता है, ये कोल्ड को कंट्रोल कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड कोल्ड एंड फ्लू जो होता है, इसमें डिफरेंस की अगर देखें, ये स्लाइड आपको थोड़ा सा बेहतर बता पाएगा कि जो फीवर होता है ये कोल्ड का टेंडेंसी नहीं है, ये फ्लू का टेंडेंसी है। जो हेडेक होता है, सर दर्द होता है, तो ये माइल्ड कोल्ड के वजह से होता है, बिकॉज ऑफ साइनसाइटिस या माइग्रेन काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ज्यादातर हेडेक जो होता है इट्स ए फ्लू टेंडेंसी। बॉडी पेन अगर होता है तो ये कोल्ड के वजह से कम, लेकिन फ्लू के वजह से ज्यादा। फैटिगनेस, टायर्डनेस अगर आता है कोल्ड के वजह से कम, कोल्ड टेंडेंसी नहीं है लेकिन फ्लू टेंडेंसी है। एग्जॉशन, कहीं पे चलना फिरना होता है, आप थक जाते हैं, यू फील, आपका सांस फूल जाता है, ये कभी भी कोल्ड का टेंडेंसी नहीं है, ये फ्लू का टेंडेंसी है।
लेकिन स्टफी नोज, नाक बंद हो जाना, ये कोल्ड का टेंडेंसी है, ये फ्लू का टेंडेंसी बहुत कम है। स्नीजिंग, छींकना, सोर थ्रोट होना, ये वेरी वेरी कॉमन कोल्ड होता है एंड ये फ्लू टेंडेंसी नहीं होता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, ये कोल्ड का टेंडेंसी माइल्ड होता है लेकिन फ्लू का टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग होता है। सो yes, there is a differentiation between this. स्टोमक फ्लू भी होता है, जैसे मैं बता रहा था, पानी और खाने की वजह से दिस वायरस, दिस दिस चीजें जो अफेक्ट होता है। इन्फ्लुएंजा जो एक रेस्पिरेटरी वायरस होता है एंड हालांकि स्टोमक फ्लू जैसा कोई चीज नहीं होता, लेकिन स्टोमक जो अपसेट होता है इन्फेक्शन की वजह से, इसका कारण ही है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। जो बैक्टीरिया जो होता है फूड पॉइजनिंग का काम करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जो कहते हैं कि बहुत लोग ये समझते हैं कि नॉन वेज और उसके साथ कोई एसिडिक फूड ना खाएं, फूड पॉइजनिंग होने की चांसेस होती है। सो ये फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है? स्टोमक के अंदर एसिड होता है, फिर कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, इन दोनों में कोई मेल मिटाव नहीं हो पाता है, तो ये एक दूसरे से लड़ते हैं, स्टोमक को बिगाड़ देते हैं। इट इज मोर कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग काइंड ऑफ थिंग। इसमें वोमिटिंग, डायरिया वगैरह होता है। कुछ चीजें हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि एक्नीशिया। इट्स अ वेरी पोटेंट हर्ब कहा जाता है। हालांकि बहुत से आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एमवे ज्वाइन करने के बाद, न्यूट्रलाइट के बारे में जानने के बाद, आपको एक्नीशिया एक सप्लीमेंट के तौर पे आप जानते होंगे। लेकिन दुनिया भर में एक्नीशिया इज ए वेरी पावरफुल एंड पोटेंट हर्ब कहा जाता है, जो ये कोल्ड एंड फ्लू टेंडेंसी, इन दो टाइप के टेंडेंसी को ये लड़ सकता है, इसको रोक सकता है। एक्नीशिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी एलर्जिक। बहुत से ऐसे चीजें जो एलर्जीज पैदा करते हैं, जो भले ही इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजीज काइंड ऑफ थिंग, लेकिन जिसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कतें आती होंगी, तो एलर्जीज के तौर पे, एंटी एलर्जीज की तरह ये काम करता है। एक्नीशिया इज सपोज टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ये तुरंत बूस्ट करता है। एक्नीशिया व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करता है एंड ये प्रोड्यूस करता है मोर वायरस किलिंग पेरोक्साइड्स को तैयार करता है, वो केमिकल्स को तैयार करता है जो वायरस को मारता है। सो वेरी वेरी यूजफुल हर्ब एक्नीशिया। हालांकि इंडिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग को एक्नीशिया मिलने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज एक्नीशिया जो कि स्पेशली दिस हर्ब इज ग्रोन इन अमेरिका, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में ये पाए जाते हैं, कोल्ड कंट्रीज में ज्यादातर पाए जाते हैं, स्पेसिफिक सीजन होता है उसके लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब फॉर फॉर योर इम्यून सिस्टम। विटामिन सी के बारे में क्या कहें? विटामिन सी को राजा कहा जाता है विटामिन का, बिकॉज इट हैज लॉट मेनी बेनिफिट्स। इट्स अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जो आप तुरंत जाके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है एंड ये काम करता है। हालांकि विटामिन सी बहुत अनस्टेबल भी होता है, ये काम बड़े कम समय तक करेगा, उसके बाद बाहर भी आ जाएगा, स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये बाहर आ जाता है। सो विटामिन सी पोटेंट बहुत है एंड इसको बार बार कंज्यूम करना जरूरी है। दिन में यू नीड टू रेगुलरली इनटेक विटामिन सी, या जो हमारे पास जो सप्लीमेंट है जिसमें एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म है, जो एक टैबलेट आपको 8 से 10 घंटे तक का आपको विटामिन सी का रेगुलर सप्लाई करता रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। vitamin C, absorption of vitamin C, it increases during illness के दौरान, सर्दी जुकाम खांसी तबीयत खराब जब होता है, तो विटामिन सी का जो एब्जॉर्प्शन है, ये क्योंकि बॉडी ही ढूंढता है, मेरे को एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, मेरे को विटामिन सी की जरूरत है। सो विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, किडनी लिवर ये सब चीजें बहुत तेजी से काम करते हैं विटामिन सी को एब्जॉर्ब कराने के लिए। एंड विटामिन सी कहा जाता है इट won't cure a cold but may support some aspects of immune response, जो इस कोल्ड फ्लू टेंडेंसी को ये सीधा सीधा जाके उससे लड़ सकते हैं, उसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। दैट इज द रोल ऑफ विटामिन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। एंड कमिंग टू द जिंक, जिंक वैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि जिंक
जो कि स्टिमुलेट करता है आपके थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है जो मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले? थाइमस ग्लैंड आपका ट्रेनिंग सेंटर है, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को ट्रेनिंग देता है। सो जिंक जो है वो हेल्प करता है थाइमस ग्लैंड को ऑपरेट करने के लिए। नाउ अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिलेगा, आप खुद समझ सकते हैं, आप अपने टीम में लोग लाएंगे, उनको अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो वो अपना परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली द सेम थिंग हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार तो हो गया, बोन बोन मैरो क्या कर दिया, उनको तैयार कर लिया, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिला तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किस तरह से डिजीज को अफेक्ट करना है, किस तरह से उनको मारना है, उनको पता नहीं चलेगा। सो जिंक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सम स्टडीज हैव शोन दैट मॉडरेट यूज ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक बहुत कम अमाउंट में जरूरत है, लेकिन खाने में हमें नहीं मिल पाता, बहुत कम क्वांटिटी मिलता है, वो स्लाइटली डिक्रीजेस द ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ द कोल्ड। ये भी कहा जाता है जिंक प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। एंड हालांकि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट आई विल एंड विद विटामिन डी। विटामिन डी इज ये कहा जाता है कि इट्स अ सनशाइन विटामिन। सूरज की किरणों में ये विटामिन डी होता है, लेकिन बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, ये सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट बी रेज स्पेशली, जिसमें विटामिन डी हमारी जो स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा रोल है आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने के लिए, लेकिन विटामिन डी जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, बॉडी में ये स्टोर होकर रह सकता है, फैट इसको स्टोर करके रख सकता है। एंड ये क्या करता है, ये इट कैन एक्युमुलेट टू द टॉक्सिक लेवल्स, बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है, बॉडी में जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, उसको ये क्लीन आउट कर सकता है। इम्यून रिस्पॉन्स को ये ट्रिगर करता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। दैट मीन्स जो न्यूरो फंक्शन है जो इम्यूनिटी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो ये इसको हेल्प करता है एंड टू फाइट अगेंस्ट द डिफरेंट वायरसेस। सो बिफोर आई एंड आई हैव अ लास्ट वीडियो टू प्ले विथ। एंड करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि खाना ही है जो हमें हेल्दी रखता है ना। कौन सा खाना ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आ, मैं आ, मैं अगर कोई भी चीज खा लूं, मेरा पेट भर गया, थोड़ा बहुत अगर मेरे को न्यूट्रिशन मिल गया, बॉडी क्या करता है, एडजस्ट करता रहता है कि हाँ मेरे को प्रोटीन कम मिल गया, चलो एक काम करते हैं आज कम सेल्स प्रोड्यूस हो, लेकिन आदमी जिंदा रह सकता है। उसका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जिंदा रह सकता है। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, एनर्जी कम प्रोड्यूस किया, थक जाएगा आदमी, लेकिन जिंदा रह जाएगा। सो बॉडी क्या करता है, बॉडी एडजस्ट करता रहता है। क्या जिंदगी भर हमें एडजस्टमेंट में जीना है, या हमें स्ट्रॉन्ग इनफ रहना है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमें लड़ना है, ये डिसाइड आप सभी लोगों को करना है। एंड खाना चूज करके खाएं, जितना बेहतर खाना खा पाए उतना ही अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। अ, आप चाहे तो रोल, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें खा के भी पेट भर सकते हैं। आप चाहे तो लॉट ऑफ सैलड, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ प्रोटीन, ये सब चीजें भी खा सकते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हम अच्छे खाना भी अगर चूज भी करते हैं, आजकल का अच्छा खाना वो एक्चुअली अच्छा भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। जो सब्जियां हम खरीदते हैं, ऑल आर हाइब्रिड सब्जियां। आज किसी भी सीजन में जाए आपको गोभी मिल जाएगा, फूल गोभी मिल जाएगा। जो फूल गोभी होता है वो ज्यादातर कोल्ड सीजन में उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, नेचर वो कहता है। नेचर के अगेंस्ट में हम लोग जाके ये चीज का प्रोडक्शन करते हैं। एंड समझ सकते हैं कि ये गोभी तो है, लेकिन उसमें वो जरूरी न्यूट्रिशन लेवल डेफिनेटली नहीं होगा जो सर्दियों के सीजन में होना चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिस तरीके के है, जिस तरीके के एडल्ट्रेशन फूड में है, जो आपका लाल मिर्ची का पाउडर है, आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएगा जिसमें ईट का पाउडर मिलाया जाता है, बहुत सारी मिलावटी चीजें आते हैं। एंड ऑल दिस थिंग्स, ये होता क्या है, ये हमारे शरीर को स्लो पॉइजन की तरह अफेक्ट करते रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली द न्यूट्रिशन जो बॉडी रिक्वायर करता है, वो कंप्लीट अगर नहीं होता है तो हमारा बॉडी एजिंग प्रोसेस में जल्दी 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 अडॉप्ट होता है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है
टू ऐड द न्यूट्रिएंट्स। अगर फूड में नहीं मिलता है तो कोई दूसरा सोर्स है, ऑफ कोर्स देयर इज अ सेकंड सोर्स। वी नीड टू अडॉप्ट, वी नीड टू ऐड सर्टेन सप्लीमेंट्स विथ आवर फूड। खाने को ना खा के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल ना करें, सप्लीमेंट्स ना ले। यू नीड टू हैव फूड। चावल दाल रोटी सब्जी हमें खाना है, उसके साथ ही साथ जो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ती है उसका सप्लीमेंटेशन अगर करते हैं तो वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स एक हेल्थीनेस। So with this, I have a small video of our very favorite product जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। इतना बेहतर है, इतना आप सभी लोगों ने इसको एक हिट प्रोडक्ट बना दिया है। 3 महीने पहले लॉन्च हुआ है हमारा विटामिन सी चेरी प्लस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हिंदी का वीडियो है, सो लेट मी प्ले दिस वीडियो फॉर यू। विटामिन सी की कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, जब नाविकों को स्कर्वी के कारण विटामिन सी की कमी से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 1956 के दौरान हवाई में न्यूट्रिशन के पायनियर कार्ल रेनबॉर्ग ने एसरोला चेरी के बारे में स्टडी करना शुरू किया, जिसे विटामिन सी के सबसे शानदार प्राकृतिक स्रोतों में से एक माना जाता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस को न्यूट्रीलाइट की सीड से सप्लीमेंट तक की फिलॉसफी से लगातार एक बार खाली कंफर्म कर दे कि आप सभी लोगों को साउंड आ रहा है ये वीडियो का। नो साउंड। अच्छा, साउंड आ रहा है आशुतोष जी, आप अपना अच्छा नहीं आ रहा है? नहीं साउंड आ रहा है। ओके ओके, अभी तो बंद है। ओके, थैंक यू। विटामिन सी की कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, जब नाविकों को स्कर्वी के कारण विटामिन सी की कमी से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 1956 के दौरान हवाई में न्यूट्रिशन के पायनियर कार्ल रेनबॉर्ग ने एसरोला चेरी के बारे में स्टडी करना शुरू किया, जिसे विटामिन सी के सबसे शानदार प्राकृतिक स्रोतों में से एक माना जाता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस को न्यूट्रीलाइट की सीड से सप्लीमेंट तक की फिलॉसफी से लगातार उच्च मानकों के तहत तैयार किया जाता है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस एसरोला चेरी की 5 सावधानी पूर्वक चुनी गई किस्मों को उगाकर तैयार होता है। नर्सरी में 1.5 साल और फिर बाग में दोबारा 2 साल तक बढ़ने के बाद ही पेड़ पर फल लगने शुरू होते हैं। इनकी कटाई तब की जाती है जब फल पूरी तरह पकने से पहले हरा होता है। यही वो समय होता है जब इनमें विटामिन सी का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। इस फसल को फार्म में मौजूद हमारी कंसंट्रेशन फैसिलिटीज में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी जेंटल तकनीकों का उपयोग करके विटामिन सी और फाइटो न्यूट्रिएंट्स के नुकसान को कम करते हुए चेरी को धोया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सुखाया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस 2 स्रोतों के मिश्रण, प्राकृतिक एसरोला चेरी एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाइड एस्कॉर्बिक एसिड द्वारा तैयार किया जाता है। ये उस मात्रा को प्रदान करने के लिए है जिसे फायदेमंद माना जाता है। सीड से सप्लीमेंट तक की ट्रेसेबिलिटी के साथ हम नर्सरी से बाग, फिर कंसंट्रेशन और फिर प्रोडक्ट कंप्लीट होने तक पूरे प्रोसेस को ट्रैक और मॉनिटर करते हैं। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस टैबलेट 8 घंटे तक धीरे धीरे और लगातार विटामिन सी को रिलीज करती है, जिससे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है, जिसे एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इम्यूनिटी को दिन भर सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस।
So that's I come to the end of this presentation. Now जाने से पहले, बाय कहने से पहले या मृत्युंजय सर या दिव्जनी मैम को बुलाने से पहले, इम्यूनिटी आज के डेट में अगर देखा जाए, हर घर में हर किसी को, बच्चों से लेके बुजुर्ग लोगों तक, आज तो एटलीस्ट हम दावे के साथ कह सकते हैं लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क है, जानते हैं, सुनते हैं, न्यूज वगैरह में मिलता है अबाउट इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज, एंटीजन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाथ साफ करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, लोग जानते हैं। एंड ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हम अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ अगर अगर हम 30-40% अगर हम अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करें ऑन इम्यूनिटी बिल्डिंग, ये हमारे बिजनेस के लिए और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन डेली ओमेगा तो है ही है, च्यवनप्राश है, विटामिन सी चेरी प्लस है, सो ये कुछ कॉम्बिनेशन, एक्निशिया साइट्रस कॉन्सेंट्रेट है, सो ये कुछ कॉम्बिनेशन करके अगर आप दे, एंड ये डेफिनेटली विल गिव यू a very good boost in your business. So that's it from my side. Thank you so much. आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन मिला होगा इस सेशन के थ्रू, एंड आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे आपके बिजनेस में। एंड एक ये बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, मृत्युंजय सर को मैं बिल्कुल आभार प्रकाश करूंगा कि ये to continue with this community and build up. So we all are there, हम लोग हैं आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए, एंड आप डिमांड करते रहे, एंड we are all there to support you. Thank you so much. So over to Mrityunjay sir. Sir, नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार. वंडरफुल सेशन वासने जी. थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन. आशा करता हूँ सबको बहुत कुछ आइडिया लगा होगा, थोड़ा एक्सटेंडिंग आइडिया. इम्यूनिटी सेशन तो बहुत सारे होता है, ये थोड़ा स्पेशलाइजेशन था, एंड बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि क्यों इम्यूनिटी इम्पोर्टेंट है, इम्यूनिटी होता क्या है, उसको किस तरह डिजाइन हम करें और वॉल्यूम क्रिएशन में कैसे इस्तेमाल करें. एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वासना जी. हम आशा रखेंगे कि आने वाला हर मंथ, हर साल आपका थोड़ा कोऑपरेशन हमारे टीम की तरफ से रहेगी, और हमारी टीम की बहुत सारे लोगों जो है वो डिमांडिंग आता है, जो वासना जी को हम सुनना चाहते हैं. ये डिमांडिंग रहता है, और आप वो बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी जितना टाइम आप हमारे लिए निकाले हैं, थैंक यू वंस अगेन हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से. एंड हम चाहेंगे कि हर महीना 1-2 सेशन अगर आप ले, हमारी सेशन में बहुत सारी लीडर एंड हाई वॉल्यूम क्रिएटर निकाल सकते हैं. थैंक यू वासना जी. डेफिनेटली सर, बहुत ही अच्छा लगा. ये मेरे लिए एक ऑनर है कि आपका टीम, मैं खुद आपकी टीम के साथ बहुत ही ज्यादा घुल मिल गया हूँ. सो ऑफ कोर्स आई विल बी देयर, कहीं कहीं पे मैं और मेरी टीम तो है ही है, एंड मैं हमेशा से कोशिश करूंगा कि कुछ सपोर्ट अगर मैं दे पाऊँ अपने एंड से. सो थैंक यू सो मच, एंड सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट. ज्ञान वो है जो सिर्फ लेना नहीं है, ज्ञान वो है जो लेने के साथ उसको अप्लाई करना है. सो अप्लाई द नॉलेज दैट यू आर गेनिंग इन एवरी नॉट नेसेसरली मेरे सेशन में, आप कहीं पे भी किसी से भी आप जो चीज आप सीखते हैं उसको अप्लाई करें, एंड अप्लाई करने से ही आपका सारा बेनिफिट आपको ही मिलेगा. आपके बेनिफिट में हमारा ही वो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, वो आपका ग्रोथ, आप बीबीआई, आप प्लैटिनम, आप ये सब चीजें बनेंगे, ये जो खुशी अपने को जो मिलेगा, ये हमारा गुरु दक्षिणा होता है. सो विद दिस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.